हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 फिजिक्स का। ये हमारा मॉडल पेपर है। ऑब्जेक्टिव में आपको 70 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसमें से आपको 35 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आपके पास चॉइस फिलिंग क्वेश्चन रहेंगे। 70 में से आपको 50% यानी 35 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए मैं आपको इसमें सबका ऑब्जेक्टिव का आंसर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E/m। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा C 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर C। उसका दूसरा क्वेश्चन है, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका राइट आंसर है बी। ये इसका राइट आंसर है बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज। तो इसका राइट आंसर है सी। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू का इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, the quantity which is same for each condenser in parallel combination of condenser is। पोटेंशियल होता है, दोनों याद रखिए। आवेश भी होता है, चार्ज भी होता है, और क्या याद रखना है कि ठीक है, पोटेंशियल भी होता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम ए के साथ जाएंगे, राइट आंसर ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। एक तार का प्रतिरोध आर दिया है ना। देखो ये भी क्वेश्चन करवाए हैं, प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर दिया गया है, डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम। याद रखेंगे इस कंडीशन में ये 4 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है, 4R हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की। द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर प्रोपोर्शनल टू। वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के किस चीज के? याद रखेंगे समानुपाती होता है रेडियस ऑफ अ स्फीयर के, गोले के त्रिज्या के समानुपाती होती है। याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसके समानुपाती होती है? तो याद रखेंगे वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के। नेक्स्ट देखेंगे, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में x की दिशा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जब डबल ऑब्जेक्टिव आ गया ना, सुबह हम सैड हो गए थे। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दे दिया था कि आधा पेपर पूछा जाएगा, तो सैड हो गए थे कि लड़का लोग पता नहीं क्या सोचेगा कि सर ऐसे ही बोल देते हैं सब ऑब्जेक्टिव होगा। अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जब थोड़ा देर बाद 2 बजे देखे कि अब मॉडल पेपर जारी हो गया, तो देखे कि डबल है, तो दिल खुश हो गया, लाज बच गई, है ना। चलिए 7, इसलिए हम बोलते हैं न्यूज़पेपर के न्यूज़ पे विश्वास नहीं कीजिए। लेकिन बच्चा लोग जब तक न्यूज़पेपर में नहीं छपता विश्वास नहीं करता। हम सेंटर पे एग्जाम से बोल रहे थे, है ना, कि 100 पूछेगा। देखिएगा एक्स अक्ष की दिशा में समविभवी क्या होगा, तो याद रखेंगे एक्स अक्ष की दिशा में yz होगा। एक्स अक्ष की दिशा में क्या होगा? yz होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ परमिटिव इज। आंसर लगाइएगा, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? ये आंसर देखिए पूछा था, यूनिट ऑफ परमिटिव। इसका आंसर याद रखेंगे, है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, है ना, सी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ए के साथ जाइएगा। ठीक है, सी स्क्वायर होता है, सी में सिर्फ सी है, सी स्क्वायर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन बहुत नजदीक दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, मीटर सेतु की तार किस चीज की बनी होती है? द वायर ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज देखिए 3 चीज का बना होता है। किसका बना होता है? सबसे पहले याद रखना है कि नाइक्रोम होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है? मैग्नीन होता है, उसके बाद क्या याद रखना है ना, क्वेश्चन भी होता है ना। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीन दिया गया है ना, तो हम मैग्नीयन के साथ जाएंगे। ठीक है, 3 होता है, लेकिन आपको याद ऑप्शन के अनुसार किसके साथ जाइएगा? मैग्नीयन के। तांबा नहीं आंसर करना है, मीटर सेतु पूछ रहा है। हाँ, मीटर सेतु पूछ रहा है, विद्युत फ्यूज नहीं पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन को पढ़ो, मीटर सेतु पूछ रहा है, मीटर ब्रिज का, मैग्नीयन। नाइक्रोम भी होता है, मैग्नीयन भी होता है, लेकिन नाइक्रोम तो यहाँ दिया नहीं है। सभी बच्चा को नाइक्रोम याद होगा, मैग्नीयन याद नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा नाइक्रोम भी होता है, मैग्नीयन भी होता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल क्या पूछा है, चुंबकीय प्रेरण V और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध क्या होता है? सभी सब्जेक्ट क्या करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। सभी सब्जेक्ट करा देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी का आंसर करा देंगे। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन B, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, अभी हम खाना नहीं खाए दोपहर वाले। चुंबकीय प्रेरण B और चुंबकन की तीव्रता m के बीच संबंध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना। सही जवाब क्या है? 10 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबसे पहले आप लोग हैं। अब आ गया क्वेश्चन तो मुझे आंसर की सबसे पहले लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब क्या होती है? दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया था। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर इज 1, 2, 3 या डी। याद रखेंगे सही जवाब है द नंबर ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स क्या होता है? इंफिनिटी होता है, अनंत होता है। राइट आंसर टिक करेंगे, अनंत होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m है तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा? इफ द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर m देन द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विल बी m होगा, m स्क्वायर होगा, m3 होगा, m4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन, तो याद रखेंगे सही जवाब जो होगा वो m स्क्वायर होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 बजे ही खाना खा लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, खाना 7 बजे ही खाना खा लेंगे। अरे नहीं, दोपहर का खाना भाई, दोपहर का खाना, 7 बजे खाना नहीं होता है। दोपहर में जो आप लोग लंच करते हैं ना। अगर किसी प्रकाश किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य λ1 λ2 हो तो स्नेल का नियम क्या होगा? इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू मीडियम λ1 λ2 रेस्पेक्टिवली द स्नेल लॉ विल बी। चलिए 13 का याद रखेंगे sin i बटे sin r, है ना, λ1 बटे λ2 होता है। ठीक है, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है। कल से जो क्लास है ना अपनी पुरानी टाइम 6:30 बजे ही रहेगा। क्लास का कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आज मॉडल पेपर जारी हुआ है तो जब कोई दिन खास रहता है तो कभी भी लाइव आ सकते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कल से जो क्लास का टाइमिंग 6:30 बजे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 7 बजे आज किए तो आज 7 बजे रहेगा। ठीक है, वही टाइम रहेगा। किसी कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है, द एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू। अब इसका आंसर लगाइए, करवाए हुए हैं, आंसर लगाइएगा। देखो पूरा जितना क्वेश्चन करवाए हैं ना लास्ट तक देखोगे ना तो ऐसा ही ठोक दोगे आप। शुरुआत में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मिले हैं, जैसे 50 से नीचे जाइएगा ना 40-30 सब उड़ा दीजिएगा। किसी कारण से वायु का बुलबुला, देखो ये भी करवाए हुए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखो, दो अवतल लेंस परस्पर समफल्क में हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा? देखो क्वेश्चन सब करवाया हुआ है। टू कन्वेक्स लेंस आर कंबाइंड इन कॉन्टैक्ट, द इक्विवेलेंट लेंस इज अवतल, उत्तल, समबलाउत्तल या समतलोत्तल। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए तो समतुल्य लेंस क्या बताए थे? चलिए 15 का सही जवाब उत्तल है तो उत्तल ही होगा। देखो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 16, जब कोई श्वेत प्रकाश, है ना, when a white light passes through prism for which color the angle of deviation for prism is maximum। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? 16 ये भी करवाए हुए हैं। बैगनी रंग का, कौन सा रंग का? वायलेट, है ना, बैगनी कलर का। बहुत अच्छे, देखिए अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सब जो डेली क्लास कर रहे होंगे ना। आज रात एकदम उनको नींद बहुत अच्छा आएगा, सुकून वाला नींद आएगा कि वाह क्या बात हो गया। 8 त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या? देखो ये भी करवाए कि नहीं करवाए, एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। 8 त्रिज्या वाली गोलीय संधारित्र की धारिता बहुत बारी क्वेश्चन करवाए, इसीलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट करवाता हूं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं साहब एक ही क्वेश्चन क्यों करवाते हैं? मेरा मकसद होता है कि वही क्वेश्चन करवाए जो बिहार बोर्ड पूछे तो बच्चा को मुंह पे याद रहे, इतना बार रट ले तो उसे याद रहे, इसीलिए रिपीट करवाते हैं। आज उसका फायदा दिख रहा होगा। सही जवाब बताइए क्या होगा? सही जवाब Q/R² होगा, डी है ना। क्या होगा? 1/4 पाई एक्सलेंट नॉट इंटू Q/R²। डी मैंने है Q/R²। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे Q/R² याद रखना है, Q/R² Q/R नहीं Q/R² याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, है ना, पूछा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्साइल पोजीशन इज 18 का आंसर सही जवाब है क्या होता है? 18। चलिए बहुत अच्छे, एकदम शेयर कर दीजिए, सभी को लाइक कर दीजिएगा। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। चलिए बहुत अच्छे, सभी का देखिए आंसर एकदम आ रहा है। चलिए जितने बच्चे यहाँ पे हैं 1:2 है ना, 1:2 देखिए सभी का आंसर सही है 1:2। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 19, आवेश पुनर्वितरण में क्षय क्या होता है? 19 ने पूछा था कि आवेश पुनर्वितरण में क्षय क्या होता है? इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देयर इज लूज ऑफ। जब किसी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो किसका लूज होता है, क्या लूज करती है, ये पूछा है 19 में।
देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वो क्या लूज करेगी, तो याद रखेंगे एनर्जी को क्या करती है, लूज कर देती है। किसको लूज कर देती है, एनर्जी को लूज कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 20 पूछ रहा है समान प्रतिरोध एन प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। एन रजिस्टर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 20 नंबर क्वेश्चन। और आज ही क्लास में इसको हम याद करा देंगे, आज ही क्लास में याद करा देंगे। पहले आंसर दे दें फिर याद करवाएंगे। चलिए सही जवाब इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, एन आर बाई आर अपॉन एन, यानी इसको उलट देंगे, इसे क्रॉस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा है। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। When an electric dipole is inside a closed surface, then the electric flux of the surface will be, क्या वो शून्य होगा, बी, सी या डी। 21 का आंसर करेंगे। याद रखिएगा जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ आता है तो बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, शून्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 22 टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण कितना होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन एंगल। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कितना होता है। याद रखिएगा अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री जो बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं याद रखिएगा पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई बटे 4 हम कर देंगे कितना होगा, 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। विक्षेप को कितना होता है, 45 डिग्री का होता है, तब अधिकतम सुग्राही होता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, देखो ये भी करवाए होंगे। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, द पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल 0, 1, -1 या 1/2। चौक कुंडली का जो शक्ति गुणांक होता है याद रखिएगा क्या होता है, शून्य होता है। राइट आंसर क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे। द पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 24 समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। जो समान वेग से चलता हुआ आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिए है ना, आंसर की नोट कर लीजिएगा। अ चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सी या डी। 24 का आंसर याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड होता है। चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस क्या उत्पन्न करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल 25 एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला होता है, इसकी सहिष्णुता कितनी होती है। द लास्ट बैंड ऑन द एंड ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गोल्डन, द टॉलरेंस विल बी 5%, 10%, 20% या 15%। कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है, इसका सहिष्णुता जो होता है, गोल्डन टॉलरेंस जो होता है, याद रखिएगा इसका सही जवाब 20% होता है ना। क्या याद रखेंगे, 20% होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 26 फैराडे नियतांक का मात्रक क्या है। यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज मोल पर कूलम, कूलम पर मोल, केजी पर कूलम या कूलम पर केजी। फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को हम ऐसे पढ़ाए थे कि 96,500 होता है, लेकिन उसमें आप देखोगे कि कूलम पर मीटर होता है। 96,500 कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम पर मोल, मीटर बोल रहा है, कूलम पर मोल, ऑप्शन नंबर बी कूलम पर मोल होता है, मोल पर कूलम नहीं, कूलम पर मोल, है ना। ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होता है। शक्ति रहित धारा का परिपथ 27 ए बी सी डी। शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होता है, सर्किट ऑफ वाटलेस, है ना। वाटलेस करंट विल बी, देखिए जब वाटलेस करंट होगा ना तो उसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वाटलेस हो रहा है। ठीक है, प्रतिरोध की मात्रा 0 हो जाती है। तो जब प्रतिरोध की मात्रा 0 हो जाएगी उस कंडीशन में वाटलेस सर्किट हो जाएगा, है ना। चलिए जब प्रतिरोध शून्य होगा यानी कि कोई प्रतिरोध नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव हो जाएगा, है ना, प्योर इंडक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। जब चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अब देखिए एंगल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछा है, फेज डिफरेंस पूछा है।
फेज डिफरेंस पूछा है 28 में, याद रखेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस की बात की जा रही है, वो होता है, बताइए फेज डिफरेंस 28, याद रखिएगा। फेज डिफरेंस की बात की जाए तो हम 0 के साथ जाएंगे, 90 के साथ नहीं जाएंगे। एंगल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, घबराना नहीं है, एंगल नहीं पूछ रहा है, ठीक है, फेज डिफरेंस की पूछ रहा है, फेज डिफरेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, यदि समान फोकस दूरी के दो लेंस समान में समान प्रधान अक्ष पे रख दिया जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए समझ में आएगा। दो लेंस दिया गया है, दो लेंस दिया गया है, दोनों का फोकल लेंथ क्या है? दोनों का एफ ही है, पहला का भी एफ है, दूसरा का भी एफ है। तो बोल रहा है सेम प्रिंसिपल पे एक्सिस पे क्या होगा? तो एफ निकालोगे तो क्या होगा? F1 प्लस F2, दोनों बराबर ही है तो कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बदल के आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, 30। उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग कर दिया है, उत्तल लेंस जो है उसका ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया, उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? द अपर हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पेंटेड ब्लैक, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट विल बी। एक उत्तल लेंस के ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया गया, उसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखेंगे प्रतिबिंब जो बन जाएगा, प्रतिबिंब तो बन जाएगा, लेकिन उसमें एक चीज की कमी हो जाएगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो घट जाएगी। इंटेंसिटी क्या होती है? घट जाती है, तीव्रता जो है ना वो घट जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रतिबिंब तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये तो लगता है कितना बड़ा रटवा है, नहीं, समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछ दिया है तो एग्जाम में एकदम लिख के ले लो कि फोकल लेंथ पूछेगा, है ना। आंख वाला क्वेश्चन को पूछवे करता है बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड को आंख से बहुत लगाव है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ होता तो कितना आंसर करते थे? 2 सेंटीमीटर। सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? उत्सर्जित, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? 32 में याद रखेंगे, ये जो निर्भर करती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। अगला सवाल, अल्फा कण क्या है? 33। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, क्लास की टाइमिंग याद रखिएगा 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार इस चैनल पे नॉन स्टॉपेज क्लासेस चलती है, अलग अलग विषयों की। आज तो मॉडल पेपर करा रहे हैं इसलिए 7 बजे लाइव है। चलिए 33, तो अब इससे बिल्कुल डरना नहीं है, एग्जाम में धमाल मचाना है, डेली क्लास में आना है। हीलियम पार्टिकल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या क्या होती है? 34। ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या की बात की जाए तो कितना होता है? 2 होता है। सही जवाब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 35। ट्रांजिस्टर के धारा गुणांक अल्फा और बीटा में संबंध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द रिलेशन बिटवीन करेंट फैक्टर अल्फा एंड बीटा ट्रांजिस्टर। अब देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, लेकिन आंसर जो दिया गया है ना वो उठा पटक दिया गया है, ठीक है। तो हम बी के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर में नीचे वाला पार्ट जो है ना वो तो सही कर लीजिएगा। बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। टाइपिंग मिस्टेक कही है जो कहिए, लेकिन आप आंसर यहाँ पे मैं बी लगा देता हूं, लेकिन सही आंसर इसे याद रखिएगा, ठीक है। सर न्यू पैटर्न क्या है? अब तो मॉडल पेपर आ गया, अभी पैटर्न नहीं पूछ रहा है। अब तो मॉडल पेपर जारी हो गया, आंसर की करा रहे हैं मॉडल पेपर का, ये अभी पैटर्न नहीं पूछ रहा है। राम की शादी हो गई सीता से, अब अभी पूछिए रहा है कि सीता कौन है। तप्त धारा एमीटर इन हॉट वायर एमीटर, धारा प्रोपोर्शनल विक्षेप स्क्वायर, सी या डी? 36 में याद रखेंगे, इन हॉट वायर एमीटर में क्या होता है? करंट जो होता है डिफ्लेक्शन स्क्वायर के बराबर होता है। करंट किसके बराबर होता है? डिफ्लेक्शन स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 37, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक। देखिए ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक करवाए हुए ऑप्शन नंबर सी के साथ गए, है ना। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना बार रटवाए हुए, है ना, रटवाए हुए कि नहीं रटवाए हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक उत्तम होती है? देखो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है ना। पूछा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी वेधन क्षमता अधिकतम होती है? अल्फा किरण की, एक्स किरण की, कैथोड किरण की या गामा किरण? किसकी की जो है अधिकतम होती है? सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता होता है, मार मार के गर्दा उड़ा देता है, वो कौन होता है? गामा। बोलते हैं ना मानेंगे यहां तो बिगा जाएगा गामा में, है ना। गामा की क्या होती है? अधिकतम होती है। और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है अल्फा का।
तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हो, जो मोहल्ले का जो दबंग रहता है ना, बोलता है मोहल्ले का गामा है, समझता है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं ना, बड़ा देहाती भाषा में बिहार में बोलते हैं, अपना आपके बहुत गामा समझिए। गामा मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना? द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या आर के बीच संबंध, ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। रिलेशन बिटवीन मास नंबर ए एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज 39। चलिए 39 सही जवाब क्या है? 39 को ऑप्शन नंबर सी के साथ है ना, सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी के साथ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला एक बच्चा बोल रहा है पास करवा दो सर। पास किया, आप लोग ज्यादा नंबर दिलाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या होता है? सूर्य के अंदर ऊर्जा क्या होता है? ये क्वेश्चन लगता है 2-3 दिन पहले करवाए। सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, है ना, 2-3 दिन पहले ही करवाए 40 का। सही जवाब क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1 किलोग्राम मात्रा की तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होगी? द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 kg मास इज नियरली इक्वल टू। 1 kg मात्रा की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 10 के पावर 13, 10 के पावर 15, 10 के पावर 17 या 10 के पावर 20। देखिए इस कंडीशन में एक चीज याद रखिएगा, हम बताए हैं कि E बराबर mc स्क्वायर होता है ना। m कितना है? 1 kg है। c कितना है बच्चा? 3 × 10 टू द पावर 8 होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 9 × 10 टू द पावर 8 गुना कितना? 16। यानी देखा जाए तो करीब करीब 10 के पावर कितना हो रहा है? 17 के आसपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 9 है, 9 को हम 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं ना। तो कितने कितने 10 के पावर 17 के आसपास आ रहा है। सही जवाब क्या होगा? 10 का पावर 17 जो है ना, 10 के पावर क्या हो जाएगा? 17 जो। mc स्क्वायर होता है ना, E बराबर पर है ना mc स्क्वायर, इसी से निकलता है। ठीक है, सी के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए 42। रिवर्स, देखिए रिवर्स जो अभिनत डायोड है वो क्या होता है? जेनर डायोड, एलआईडी डायोड, फोटो डायोड या ऑप्शन नंबर डी। 42 रिवर्स वाईएस डायोड इज। रिवर्स डायोड जो होता है वो होता है जेनर डायोड। दिए गए ऑप्शन से हम जाएंगे ना, तो जेनर डायोड जो है ना बिल्कुल सही जवाब है, जेनर डायोड। ठीक है, सही जवाब है 42 का। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल 43। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, देखो ये भी करवाए हुए। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक भी हम करवाए हुए। नैंड गेट बोले थे कि गेट वाला क्वेश्चन है वो जरूर पूछेगा, है ना। सभी गेट वाला क्वेश्चन एगो तो बनाइए के जाना। 35 क्वेश्चन बनाना है ना। एगो आंख वाला क्वेश्चन है ना, एगो आई नहीं लिखते, आंख लिखते हैं बिहार बोर्ड, है ना। और एगो गेट वाला क्वेश्चन। तो 35 में आपको 2 क्वेश्चन तो इधर रहबे करेगा, 33 को आपको याद करके जाना है। चलिए 43, चलिए देखिए सभी आंसर लगाए 43 में, है ना। आंसर लगाओ, है ना। चलिए बहुत अच्छे, 43 में ए के साथ गए हैं बच्चा लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, ए के साथ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, देखो ये भी करवाए हुए। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या होता है? 60 सेकंड होता है ना। कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 60 सेकंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशि कौन है? द क्वांटिटी विच रिमेन कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन। नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है उसमें संरक्षित राशि कौन कौन है? यह आपको आंसर लगाना है 45 में, रगड़ के आंसर कर दीजिएगा। क्या क्या संरक्षित रहता है? क्या क्या संरक्षित रहता है ये बता दो, क्या क्या संरक्षित रहता है भाई? चलिए 45 नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशि क्या क्या रहता है? अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, आवेश संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या रहता है? आवेश की बात की जाए, है ना, या कोणीय संवेग की बात की जाए, रैखिक या उपयुक्त सभी की बात की जाए, तो हम आंसर लगाएंगे आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 46। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक रहता है? देखो ये भी क्वेश्चन करवाए हुए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक क्वेश्चन के बाद 1-2 क्वेश्चन मिल ही जा रहा है ना। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कितना बार करवाए हुए हैं? हीरा, है ना, हीरा हीरा हीरा, ऑप्शन नंबर सी। हीरा का अपवर्तनांक करवाए हैं, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिएगा आगे आएगा हीरा। चलिए नेक्स्ट, दो प्रकाश स्रोत जो है वो संबंध होता है जब उनके बीच कलांतर कैसा होता है? टू सोर्स ऑफ लाइट आर कोहेरेंट, है ना। बोला जा रहा है अगर कोहेरेंट होगा तो उनके बीच फेज डिफरेंस जो होता है बाबू कैसा होता है? फेज डिफरेंस की बात करें तो कांस्टेंट रहता है ना। कैसा रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, कांस्टेंट रहता है। जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो? सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल सेंस में देखो, अगर किसी चीज को गर्म करोगे तो उसका जो प्रतिरोध की क्षमता है वो कम जाएगी ना, चालकता बढ़ जाएगी, है ना। चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा? डिक्रीज हो जाएगा, कम जाएगा जैसे ही गर्म करोगे। तो ये तो दिमाग से भी आंसर कर देते। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है। जो कभी तक लाइक करने के लिए बोले नहीं है ना, आप लोग लाइक कर दीजिए खुद से। पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले आंसर की सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद तो बहुत लोग करवा देगा।
है ना, क्योंकि देख देख के करवाने वाले बहुत है, खुद से करवाए तब ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, फ्लक्स के परिवर्तन से, समय से, कुंडली के प्रतिरोध से, या इनमें कोई नहीं। 49 सही जवाब है समय से। किससे स्वतंत्र होता है? समय से, टाइम से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है किससे? समय से। नेक्स्ट देखिएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन। आंसर लगाइए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसके संरक्षण का परिणाम है? 50 याद रखिएगा, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण किसका संरक्षण होता है? तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। सही जवाब क्या है? एनर्जी का कंजर्वेशन होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। 50 फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का प्रोटॉन है। द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, फोटोन नहीं बच्चा, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान, किसको याद रखिएगा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, टोटल याद रखिएगा 1.67262 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है, 1.67262 है ना, इतना होता है। सही जवाब क्या होगा? डी। अरे शून्य के साथ नहीं जाएंगे बच्चा, फोटोन का ना शून्य होता है, फोटोन का शून्य होता है, ये प्रोटॉन है ना, दोनों में दोहरा दोगे। सही जवाब डी हो जाएगा। प्रोटॉन का पूछा है, प्रोटॉन का, ठीक है, फोटोन का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या हो? अब देखिए पावर कितना दिया है, पावर दिया है 4 डायोप्टर। तब पूछ रहा है कि अगर पावर 4 डायोप्टर है भैया, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आपको पता है कि फोकस दूरी क्या होता है, 1/p है ना, तो कितना होगा 1/4। इसका मतलब 0.25 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। सही जवाब क्या होगा? 0.25। ठीक है, बहुत इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करवाए हुए हैं आप लोग को। नेक्स्ट देखिएगा, समान समायोजन, देखिए ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। समान समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सबसे पहले ये बताओ, मॉडल पेपर जारी हो गया तो कौन कौन खुश हो? 100 दुगना ऑब्जेक्टिव देखकर किसको खुशी? सबको खुशी होगी कि ऑप्शन मिल जाने से, है ना, ऑप्शन मिल जाने से, है ना, क्या होता है, सबको खुशी हो जाती है। चलिए एक ही साथ गए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना। लग ही नहीं रहा हो कि आप नया क्वेश्चन कर रहे हैं, लग रहा हो वही क्वेश्चन जो आप पढ़ाते थे वही सब क्वेश्चन है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन? ये भी करवाए हुए है ना। अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना, सही जवाब क्या होगा? देखो सब खुश है ना, सब खुश है, सर मजा आ गया। चलिए बहुत अच्छे, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, है ना। सही जवाब क्या? अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। देखिए ये भी सब क्वेश्चन करवाए हुए। नेक्स्ट देखिए, हीरे के लिए क्रांति कोण। अब देखो यहां से जितना क्वेश्चन मिलेगा ना, लगेगा कि अब सब करवाए हुए हैं सर। हीरा क्रांति कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। देखो ये भी कितनी बार कराए क्रांति कोण, हीरा का क्रांति कोण बहुत बार कराए, नहीं 55। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 24.41। हीरे का क्रांति कोण कितना होता है? 24.41। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल, फिर देखो ये भी क्वेश्चन करवाए हुए। कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, 10 सेंटीमीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है? कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है? अब सब क्वेश्चन लगेगा कि हम ही सेट किए हैं। फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास लेगी, ऑप्शन तक सेम मिलेगा 56। चलिए आंसर लगाइए, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास। देखो सही जवाब है इनफिनाइट, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। नेक्स्ट देखिएगा 57 क्या पूछा है? पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। देखो ये भी हम करवाएंगे, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? द एंगल मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। अब इसका आंसर लगाओ, ये भी करवाएंगे। पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। जो इसका गलती आंसर करेगा उसको पिटाई भी लगेगा, सब करवाया क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए, है ना। चलिए बहुत अच्छे, देखिए बच्चे एकदम रगड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, रचनात्मक व्यतिकरण। देखो ये भी हम करवाए, इसका आंसर लगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होता है? फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव रिएक्टेंस। चलिए आंसर लगाइए एकदम, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो रचनात्मक पूछ रहा है, व्यतिकरण क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव पूछ रहा है। करवाया हुआ क्वेश्चन है, गलती एकदम करना। देखो ना इसमें गलती कर रहा है, सब गुस्सा आ रहा है। आंसर करो, चलो बहुत अच्छे अमन। हाँ चलिए, ए के साथ जो गए बिल्कुल सही जवाब। ए के साथ ना होगा, ए ना सही होगा, बी के साथ कैसे चल गए? कराया हुआ क्वेश्चन में गलती कर दे तो ऐसे करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश की एक फोटोन की ऊर्जा की प्राप्त क्या होती है? 59 का आंसर लगाएंगे। 59 पूछ रहा है, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन गलती मत किया करो।
द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट इज। चलिए आंसर एकदम याद रखेंगे। देखो इसका सही जवाब जो होता है ना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 से लेकर 5 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो यहां पे अप्रोक्स देखा जाता है 2.5 से 5 है, इसका मतलब 2.6 से कितना होगा 4.8 हो जाएगा, है ना। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बहुत अच्छे 59 का किसके साथ जाएंगे बच्चा? सी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 60। अब देखिए, देखो फिर पूछा है कौन सी घटना प्रकाश कण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है? कौन सी जो घटना है ना, आंसर कीजिएगा। Which one of the following phenomenon support the practical nature of light? ठीक है, देखो पूछा क्या है, Which one of the following phenomenon support the particle nature of light? पार्टिकल नेचर पे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के कण प्रकृति को तो कौन दिखाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ही दिखाएगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। पूछने का तरीका थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन है क्या इजी क्वेश्चन। 61 देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? 61 पूछा है बीच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा क्या है, कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र को एक साथ एक समय रहने पर अचल वेग से जा सकता है? Which of the following can move the constant velocity in the combined electric and magnetic field at the same time? चलिए बहुत अच्छे, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, फोटोन होगा, या सभी हो जाएगा? आंसर लगाएंगे सही जवाब। तो जितने बच्चे यहां पे जुड़े हैं फटाफट शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए तो आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, क्योंकि आपको क्लियर हो गया, जो मैंने बताया वही चीज आया है। तो ऐसे में अब आपको तो बहुत लोग बसते बोलते थे सर कैसे गारंटी होगा, अब गारंटी देने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो धरल्ले से ले लेंगे, क्योंकि अब अगर देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। 9504510500 पे फोन पे के माध्यम से पेमेंट करके आपको फटाफट ले लेना है। और आज के लिए, क्योंकि आज मॉडल पेपर आया है, तो आज खुशी का दिन है कि क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो आज के लिए स्पेशल ऑफर के अंतर्गत जितने बच्चे ले रहे हैं ऑल सब्जेक्ट 1000 में मिल जाएगा, यानी इसके साथ हिंदी इंग्लिश फ्री, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आंसर लगाएंगे 61। चलिए सभी का सही जवाब आ चुका है। चलिए बहुत अच्छे, कौन जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के एक समय रहने पर अचल वेग से जाता है? चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखते हैं 62। नाभिक की खोज कौन किए थे? नाभिक की खोज कौन किए थे? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, नाभिक की खोज कौन किया था? थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड या पॉवेल? 62 आंसर कीजिएगा, सही जवाब क्या होगा? नाभिक की खोज कौन किए थे? हु डिस्कवर्ड? चलिए देखिए, सही जवाब यहां पे बोल जाए तो बोर ने किया था, है ना। आंसर कीजिए फटाफट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग स्टूडेंट है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 62 का नाभिक की खोज कौन किए थे? फटाफट एकदम आंसर करेंगे। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? चलिए सभी का आंसर सही आ चुका है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड, बोर के साथ बच्चे गए। चलिए अब आंसर सही आया, बोर के साथ। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान रहती है? चलिए देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान रहती है? जब यही रहेगा तो आपसे क्यों ले? अरे बेवकूफ, ये तो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर एग्जाम में पूछ देगा क्या है? मॉडल पेपर पूछ देगा एग्जाम में, ये समझ के रखे हो क्या? द्रव्यमान, आवेश, संवेग या ऊर्जा, बिहार को क्या करेगा? क्वेश्चन आप कर देगा क्या? चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान रहती है? 63 में आंसर करेंगे। ये मॉडल पेपर है, ऐसा मत समझना कि बिहार बोर्ड वही क्वेश्चन आपको छाप दे देगा वहां पे, आज जाके आप रंग लीजिएगा। Which one of the following quantity has the same value for electron, proton and neutron? कुछ लोग लगता है ऐसे भी होते हैं, नहीं। चलिए आंसर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान रहती है? क्या द्रव्यमान समान रहता है? क्या आवेश समान रहता है? संवेग समान रहता है? या ऊर्जा समान रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या समान रहता है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भैया क्या समान रहता है? चलिए आंसर कीजिएगा, क्या समान रहता है? चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सभी का आंसर समान आ चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट देखेंगे।
एक प्रत्यावर्ती धारा, देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा दिया गया है, विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, ये भी क्वेश्चन करवाए होंगे। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, क्वेश्चन हम करवाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 65, जर्मेनियम, जर्मेनियम का बैंड अंतराल क्या होता है। अब आंसर लगाइएगा, अब आंसर कीजिएगा। द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज, द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज, याद रखेंगे 0 पॉइंट, देखो होता कितना है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही जवाब ये है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन सी दिया गया है तो हम सी के साथ चले जाएंगे, जानने में क्या है, ठीक है। लेकिन रियल में याद रखिएगा 0.65 समथिंग होता है, 0.65 भी होता है, 0.68 भी होता है, तो आप सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है, सी के साथ चले जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, किसी धातु का कार्यफलन इतना है तो देहली तरंगदार्ढ्य क्या होगा। 61 नंबर देखिए क्या पूछा, इफ वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इफ 2.8 देन इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। देखिए आंसर पूछा है क्या, फटाफट आंसर करेंगे। द वर्क फंक्शन दिया गया है कितना, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। चलिए सभी का सही आंसर आ गया। देखिए इसका समझिए, इसको पूछा क्या है, आराम से आंसर करेंगे। चलिए याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 4433 है ना, एंगस्ट्रम है ना, सी के साथ जाइएगा। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, आपको पता है ना, आपको पता है कि कितना होता है, अगर फंक्शन वर्क फंक्शन की बात की जाए तो क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे 44, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार किस लिए रखा जाता है। वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, बहुत अच्छा सवाल, वाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड, किस लिए रखा जाता है, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए, मात्रा क्षय को कम करने के लिए, या आवेश क्षय को कम करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। चलिए टू रिड्यूस ईडी करंट इफ रो, फटाफट आंसर करेंगे, किस लिए किया जाता है। जितने बच्चे यहां पे जुड़े हैं फटाफट लाइक कर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर कोर को परतदार के लिए क्या रखा जाता है, रिड्यूस एनर्जी लॉस, क्या एनर्जी लॉस को कम करने के लिए, मास लॉस को कम करने के लिए, या चार्ज लॉस को कम करने के लिए। देखिए यूज किया जाता है किस लिए, है ना, यूज किया जाता है इफिशियंसी, इसकी जो है ना इफिशियंसी को ज्यादा करने के लिए। 67, चलिए सभी बच्चा का सही जवाब आ चुका है। सर सारा मॉडल पेपर आ गया है सर, जी हाँ सारा मॉडल पेपर आ गया है ना, सारा मॉडल पेपर आ गया बच्चा, सारा मॉडल पेपर आ गया, सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं, सब आ गया है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है, लेजर क्रिया के लिए, लेजर एक्शन नीड्स, लेजर एक्शन नीड कहां होगा, अब आंसर लगाएंगे। लेजर एक्शन नीड्स, लेजर एक्शन नीड्स हाई टेम्परेचर, अर्धचालक, उच्च दाब या संख्या परिवर्तन में। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है, लेजर किसमें होता है, क्या हाई टेम्परेचर में, अर्धचालक में, किसमें होगा। चलिए बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे। लेजर एक्शन नीड्स इन हाई टेम्परेचर, लेजर एक्शन नीड्स इन हाई टेम्परेचर। चलिए बहुत अच्छे, कुछ हाई टेम्परेचर के पास भी गए, आंसर कीजिएगा। लेजर एक्शन नीड्स इन हाई टेम्परेचर, लेजर एक्शन नीड्स इन हाई टेम्परेचर। चलिए जितने बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। इसके बाद एक और क्लास भी लगाई जा रही है, और आपको ये भी बता दें कि अगर तक अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी आपको क्या कर लेना है, जुड़ जाना है, ठीक है, टेलीग्राम से भी आपको जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, हाई टेम्परेचर बोल ही दिए थे, एक फोन आने लगा था उसी को देख रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आंसर लगाएंगे, 69 का आंसर लगाएंगे। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज, याद रखेंगे किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है, तो निगेटिव होता है, हमेशा याद रखिए क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल, किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 है, इसकी मध्य आयु क्या होगी, अर्धायु 1600 है तो मध्य आयु क्या होगी, अब आंसर लगाना है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट 1600 years, इट्स एवरेज एल विल बी। अब आंसर लगाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1600 years, इट्स एवरेज एज विल बी। चलिए अब आंसर लगाएंगे, बोला गया है हाफ लाइफ दिया गया है 1600 साल, तो एवरेज एज जो है वो क्या होगा, एवरेज एज क्या होगा, इसका एवरेज एज क्या होगा। देखिए इसका एवरेज एज की बात की जाए 1600 ईयर दिया गया है ना, तो
तो एवरेज जो होगा वो इसका हो जाएगा 2308 के आसपास, 2308 या 2309 के आसपास हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हाँ 2309 है ना, ऑप्शन में 2309